सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ घटनाओं और ख़बरों के बारे में आप सबसे बातें कर रहा हूं और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं गोवा से। गोवा जिसका नाम सुनते ही हिंदुस्तान का चेहरा खिल जाता है। गोवा समुद्र के किनारे का बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल गोवा, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, डांस हो रही है, म्यूज़िक चल रहा है। गोवा वहाँ के एक क्लब में आपने अखबारों में पढ़ा है कि भीषण आग लग गई। आग नहीं लगी, भीषण आग लग गई। भीषण आग क्यों लगी? कुछ नहीं, डांस पार्टी हो रही थी, वीकेंड था, लोगों की भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन अभी तक वो क्लब जो है पूरी तरह भरा नहीं था, तो बहुत अच्छी बात हुई। और फर्स्ट फ्लोर पर इलेक्ट्रिक आतिशबाजी हो रही थी और बस इस इलेक्ट्रिक आतिशबाजी से आग लग गई। और यही डांस फ्लोर भी था। और आगे और देखिए कि ये जो क्लब था, ये ताड़ के पत्तों से बना स्ट्रक्चर था। ताड़ के पत्तों से, आप जानते हैं अगर ताड़ के पत्ते सूखे होंगे तो जरा भी उसमें चिंगारी लग जाए तो एकदम से आग भभक जाएगी। ऐसा क्लब था, लोग एंजॉय कर रहे थे, अचानक आग लगी, भगदड़ मच गई और देखते देखते 25 लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना है। अब हम इस घटना के थोड़े से कारणों पर विचार करते हैं। सबसे दुखद बात और चिंतित करने वाली बात यह है कि ये जो क्लब है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। सोच करके देखिए, न तो कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस है और न ही फायर सर्विस की एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। यहाँ तक कि गोवा में ये नियम है कि जब इस तरह के कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ की पंचायतें जो है क्लब बनाने की अनुमति देती हैं। पंचायत ने उसे अनुमति नहीं दी थी और सीधे सीधे ये कह दिया था कि ये जो क्लब बना है इसकी संरचना अवैध है। जब अवैध है तो फिर क्लब चल कैसे रहा था, ये सोचने की बात है। और बाद में जिसे पंचायत ने अवैध निर्माण का नोटिस दे दिया था, उसे ही वहाँ के जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत थे उन्होंने उस पर रोक लगा दी, यानी कि पंचायत के अवैध वाले नोटिस को रोक दिया। और इसके बाद ये भयावह घटना घटित हो गई। तो यहाँ आप ब्यूरोक्रेसी की एक भूमिका देख रहे हैं कि जब पंचायत उसे अवैध ठहरा रही है तो कैसे उसे फिर कोई जो ब्यूरोक्रेट्स है उसे सही ठहरा रहा है। इसीलिए जैसे ही ये घटना हुई, 3 जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, सस्पेंड वगैरह तो होना एक अलग बात है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते मैं कभी कभी इस बात पर विचार करता हूँ और बहुत परेशान भी हो जाता हूँ कि चलो आप बेईमानी करना चाह रहे हैं, पैसे कमाना चाह रहे हैं, नियमों का बहुत ज़्यादा पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत पड़ कैसे जाती है? किस कीमत पर? क्लब है, चल रहा है, पॉपुलर क्लब है, उसके बारे में सब जान रहे हैं, कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती है, कितनों की मृत्यु हो सकती है, इसके बावजूद आप इतना दुस्साहस कर लेते हैं। ये साहस, ये दुस्साहस कहाँ से आता है? ये सोचने की बात है। अब आप देखिए कि दूसरी क्या बातें हैं। ये जो क्लब है ये बैक वाटर के किनारे बना हुआ है। गोवा समुद्र के किनारे है, उसका जो बैक वाटर होता है उसके किनारे बना हुआ है। किनारे बने होने से क्या हुआ कि जो एंट्री है और एग्जिट गेट है वो सकरी जगह पर थी और फायर ब्रिगेड को पहुंचने में वहाँ टाइम नहीं लगेगा, बल्कि बहुत दूर तक ही वो उसे रुक जाना पड़ा, लगभग 400 मीटर दूर ही, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत सकरा है, वहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती। और इसका भयावह नतीजा वो हम सब जानते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक ब्यूरोक्रेसी का या कह लीजिए कि सिस्टम का या हमारी जो एजेंसीज़ हैं जिन पर इस बात का दायित्व है कि वो इन सब को देखें, निगरानी रखें, उनका एक पक्ष है जो बहुत ही भयावह पक्ष है। इसका जो दूसरा पक्ष है, अब उस पर हम लोग आते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं।
देखिए, भारत धीरे धीरे लगातार इस कोशिश में है कि कैसे अपने पर्यटन को बढ़ावा दे। और आप जानते हैं कि हमारे जो पर्यटन की स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो जीडीपी में हम कहते हैं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। चौथी, ठीक है, चौथी अर्थव्यवस्था है। अब आप देखिए कुछ आंकड़े। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार पर्यटन के 119 देशों में, 119 देशों में हमारा स्थान 39वां है, 39th है। और अगर हम ग्लोबल पर्यटन राजस्व को ले लें तो हमारी जो उसमें हिस्सेदारी है दैट इज़ ओनली 2%, 2%। और यदि पर्यटन स्थलों को आप देखेंगे, उनका जायजा लेंगे, तो भारत में जो पर्यटन है वो विश्व के श्रेष्ठतम देशों में से एक है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास प्राकृतिक पर्यटन है, हमारे पास सांस्कृतिक पर्यटन है, हमारे पास धार्मिक पर्यटन है, हमारे पास ऐतिहासिक पर्यटन है। ऐसा कौन सा पर्यटन है जो भारत के पास नहीं है? लेकिन हम पर्यटन में बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरी इस बात को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि भैया गोवा नाइट क्लब और ये पर्यटन की बात कहाँ से आ गई। दोस्तों, गोवा बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट है, अपने देश के लिए भी और विदेशियों के लिए भी। इसलिए मैं पर्यटन की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि गोवा के क्लब में जो आग लगी है, इससे पूरी दुनिया में पर्यटन को लेकर के भारत की किस तरह की छवि से संबंधित मैसेज जाएगा? ये तो एक घटना हुई। इसी के समानांतर एक और घटना देश में घटित हो रही है जो इंडिगो ने खड़ी कर दी है समस्या। कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जो भी विदेशी पर्यटक भारत आएंगे तो इस देश में घूमने के लिए तो उन्हें घरेलू उड़ानों की ही मदद लेनी पड़ेगी। इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। सोच करके देखिए कि जो विदेशी भारत में आया होगा पर्यटन के लिए, वो कितनी ज़्यादा संकटों का सामना कर रहा होगा। वो जब अपने देश लौटेगा तो हमारे देश के बारे में वो क्या बातें करेगा। और दोस्तों, जो नकारात्मक छवि होती है अगर एक बार बन जाती है तो उसकी सफाई करने में पता नहीं कितना वक्त लग जाता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और उसका कारण केवल यही है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारी छवि खराब हो जाती है। और ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, कहीं जो नियामक एजेंसी है वो फेल हो रही हैं, और उसकी वजह से हम जो तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखते हैं उसमें बाधा पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये जो गोवा क्लब में जो आग लगी है, इनफैक्ट सच पूछिए तो यह लापरवाही की आग है और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, 25 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। तो उन सभी के प्रति मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, एक पहले की खबर है और वो ये कि एक चक्रवात है दितवाह। इसका नाम आपने सुना होगा, दितवाह चक्रवात। क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ आया था? थोड़ी सी पहले की घटना है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप दिमाग पर दबाव डालेंगे तो शायद बता लें, बशर्ते कि अखबारों से आप जुड़े हुए होंगे। तो यह श्रीलंका में आया था और इसने भयावह तबाही मचाई, तांडव जैसी स्थिति पैदा कर दी। 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 15 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मैंने एक बात कही कि यह जो चक्रवात था दितवाह, श्रीलंका में आया। यदि श्रीलंका में तूफान आया होगा तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत ने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा? मुझे लगता है कि इसका उत्तर बहुत आसान है और आपने तुरंत ये बात सोच ली होगी कि नहीं, भारत ने उसे मदद पहुंचाई होगी, पहुंचाई ही है। और मदद पहुंचाने के लिए भारत ने एक अलग से अभियान शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु। तो दितवाह तूफान और ऑपरेशन सागर बंधु ये दोनों प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नाम भी देखिए बहुत अच्छा रखा गया है, ऑपरेशन सागर बंधु। श्रीलंका समुद्र में स्थित है, चारों तरफ उसके समुद्र हैं।
तो वो समुद्र का भाई है और समुद्र का भाई होने के नाते वो हमारा भी भाई है और श्रीलंका के साथ हमारे जिस तरह के संबंध हैं आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, अब अंतिम एक और महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश की जो 5 प्राचीन शिल्प कलाएं हैं उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। शिल्प कलाएं हैं, पांचों की पांचों और पांचों मध्य प्रदेश की हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, बस सुन लीजिए इत्मीनान से, दिमाग में रख लीजिए, उतना ही पर्याप्त होगा। इनमें से एक है खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, नेक्स्ट है छतरपुर फर्नीचर, अगला है बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, अगला है ग्वालियर पत्थर शिल्प और पांचवा है ग्वालियर पेपर मैशे। ये 5 शिल्प कलाएं हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के बारे में बस इतना ही और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।